Good evening. हम लोग ऐसे दिमाग के पड़े जान से गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। जब प्रिंसिपल समझ जाएंगे तो बाकी चीजें समझना आसान हो जाएगी। अभी तक हमने पहले दिन पे इंट्रोडक्शन जाना, जिसके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। और कल हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, एक ब्रीफ हिस्ट्री कि अभी हम नेचुरोपैथी में कहाँ स्टैंड करते हैं। और हम सभी मिल करके अगर इस सिस्टम को पुनर्जागृत कर लें तो लोगों को हम बीमार होने से बचा सकते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल ईटिंग हैबिट्स, हर किसी के लिए अच्छी लाइफस्टाइल जीना पॉसिबल है क्या? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। अच्छी लाइफस्टाइल मतलब कौन सी? समय से उठना, समय से भोजन करना और नियमित एक्सरसाइज करना। आज की लाइफ में तो नहीं पॉसिबल। एग्जैक्टली। तो आज की लाइफ में ये एक टाइम फैक्टर वाला वो आता है कि लोगों के पास समय नहीं है ना, और अवेयरनेस नहीं है। दो चीजें हैं कि समय नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। अच्छी लाइफस्टाइल का समझ आती है, या तो ओवरवेट हो, मोटे हो रही है तो हाँ, या तो फिर उनको लगता है कि भी हमारी अब बीमारी भी पकड़ रही है तो हम तब उस तरफ इंटरेस्ट, तो तब तक लेट नहीं हो जाते हैं। लेट जाते हैं। आप देखिए, अधिकतर लोग जो इलाज के लिए पहुंचते हैं वो अपने साथ वर्स्ट कर चुके होते हैं। अब जिस गाड़ी को अगर शुरुआत से ही अच्छे से ड्राइव किया जाता, उसकी रख रखाव की जाती, उसका केयर किया जाता, तो क्या उतना वेयर एंड टेयर होता? नहीं होता। अब वेयर एंड टेयर हो गया तो आप बोले अब इसको ठीक करो, ये ज्यादा मुश्किल है ना। तो इसलिए हमेशा एक लाइन को याद रखिए, फूड इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो एक बात कही गई है जिसको आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है कि फूड शैल बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शैल बी योर फूड, डाइट शैल बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शैल बी योर डाइट। सेकंड थिंग, if your food is good, if your food is right, there is no need of any medicine. This is not said by me, this is said by the Hippocrates. If your food is right, there is no need of medicine. And if food is wrong, medicine is of no use. दोनों कंडीशन में मेडिसिन दोनों यूज नहीं है। मेडिसिन जब से पढ़ रहे हैं मेडिसिन का तो यूज ऐसे ही नहीं। अगर आपका आहार अच्छा है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका आहार शैली अगर अच्छा नहीं है तो वैसे भी आप पर दवाई कोई काम नहीं करने वाली, असर करने वाली नहीं। इस बात का पूरा प्रमाण इस बात से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति शुगर का मरीज होता है वो 20 साल तक के बाद भी उससे पूछोगे तो वो दवाई खा रहा होता है, और उससे पूछो कि क्या परिस्थिति बेहतर है तो बोले नहीं, वर्ष ही हुई, पहले से वर्ष ही हुई है। तो सवाल ये उठता है कि जिस चीज को खा करके वो अपने आप को बोल रहा था कि अब वो शुगर को बीमारी मान ही नहीं रहा था। अधिकतर लोग जब हमारे पास कंसल्टेशन में आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो अपनी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो बताते हैं। बीपी शुगर तो बताते ही नहीं, बताते नहीं है मतलब वो बोलते वो तो नॉर्मल है, मतलब वो बीमारी के क्रम का हिस्सा नहीं है उनके, वो उनके हिसाब से नॉर्मल है। फिर मैं जब पूछता हूँ मेडिकेशन को क्या क्या लेते हो, तब फिर बाहर आता है सर ये 2 बीपी की चलती है, 2 शुगर की है, और एक इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले लेते हैं सर। तब वास्तविकता बाहर आती कि देखो भाई व्यक्ति की स्थिति कहाँ पर है, तो डैमेज तो हो चुका है। तो ऐसे में अगर हमारे सामने चैलेंजेस बहुत होंगे एज ए नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हो, तो चैलेंजेस क्या होंगे? किसी की भी जीवन शैली को तुरंत नहीं बदला जा सकता। सेकेंड फैक्टर, किसी की भी भोजन शैली को तुरंत नहीं बदला जा सकता। किसी को तुरंत योग की तरफ प्रेरित नहीं किया जा सकता।
ये एक समय के साथ होने वाले प्रोसेस हैं। जब उसको वो अच्छा लगने लगेगा तब वो उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेगा। शुरुआत में हर व्यक्ति एक चीज हमेशा कहता है कि हमारे पास समय नहीं। समय का अर्थ होता है, समय मतलब ऊर्जा होती है। तो जब आप ये कहते हो कि आपके पास समय नहीं है, तो बेसिकली आपके पास ऊर्जा नहीं है। यू डोंट हैव एनर्जी और यू हैव नॉट मैनेज योर टाइम टू गेट एनर्जी फॉर योर ओन बॉडी। तो उस बात को अगर समझें तो फिर भी नेचुरोपैथी आपको हेल्प करता है, कर सकता है और आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। 10 सिद्धांत बताए गए, इसके क्रम आपके बुक में कुछ अलग हो सकते हैं और जो मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ अलग हो सकते हैं, बट उद्देश्य एक ही है। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल प्रभावित ना हो कि क्या क्रम बताया गया है और क्या मुझे उसी क्रम का पालन करना है। मुझे एक चीज पूछने की, बैंगलोर की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है इस पे, आपने सब बैंगलोर से किया? ये सब कॉलेजेस के नाम है, यूनिवर्सिटी के नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी के नाम कहाँ पर आते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो जो मेरे कॉलेज का नाम है उसमें श्री डीएम, सबसे पहला कॉलेज का नाम देखिए, उसमें वही आएगा सबसे। आंध्र प्रदेश के बाद नीचे श्री डीएम कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस उजरे कर्नाटका दिख रहे हैं, सबसे पहला नाम सबसे ऊपर। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे देखिए, फर्स्ट के नीचे आप देखिए, पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 में देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के शिक्षण संस्थान। ओके, आप पेज नंबर 46 खोलिए, 46 खोलिए। 46 के बाद एक पेज पलटिए, पलट लिया। अब उसमें पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इधर इधर ऊपर राइट हैंड साइड पे, प्राकृतिक चिकित्सा के शिक्षण संस्थानों का परिचय देखिए। अच्छा, इंग्लिश में देख रहे हैं आप लोग? हाँ, तो हिंदी में देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे क्या नाम है देखो। हाँ इंग्लिश में कौन से इंग्लिश में यूनिवर्सिटीज के नाम है ना, नहीं आगे तो नहीं है यूनिवर्सिटी। इनमें यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं मिलेंगे आपको। यूनिवर्सिटीज किसी संस्था विशेष के लिए नहीं होती। इंग्लिश में नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट वाइज डिफरेंस होगा, कुछ अपडेशन हुआ होगा ना, तो इसलिए हुआ होगा। फाइन, पीछे है ये देखिए, जितनी भी इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी क्या होती है, जो बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करती है, कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है। तो वैसे ही सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आते हैं वो उनका संचालन करती है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आते हैं वो सब नाम नहीं मिलेंगे आपको। वो तो एमबीबीएस को भी देखती है, आयुर्वेद को भी देखती है। ये एक सेंट्रलाइज, जैसे छत्तीसगढ़ में आयुष होता है, तो आयुष विश्वविद्यालय के अंतर्गत सब लोग आते हैं। उसमें एमबीबीएस भी आएगा, बीएमएस भी आएगा, बीएनवाईएस भी आएगा, बीएचएमएस भी आएगा। ये बड़ी बॉडीज है, ये कॉलेजेस है, ठीक है, इसमें अंतर है। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट है एमजीएम यूनिवर्सिटी, जो कि चेन्नई में है, ये चेन्नई की मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तीसरा है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बैंगलोर, ये बैंगलोर की हेल्थ यूनिवर्सिटी है। इसमें जितने भी मेडिकल कॉलेज पूरे कर्नाटका में होंगे, पूरे कर्नाटका में होंगे, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कॉलेज तो मात्र एक छोटा सा उसका हिस्सा होगा। जी, जो अपना वो बीएन वायरस वो डीएन मतलब अपना डिप्लोमा कोर्स वाला, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी वो लोग रन करते हैं। बट देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो क्या बिना शिक्षा के और बिना प्रायोगिक प्रैक्टिकल के कोई भी डिप्लोमा या डिग्री उपयुक्त है क्या? उपयुक्त है क्या? अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है और आपको करना नहीं आता, तो मैं इन सब चीजों को, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फर्जी बोलेंगे। क्यों फर्जी बोलेंगे? ना आपको ज्ञान है, nor you have taken any classes, nor you are aware about anything. ऐसे में सिर्फ नाम के आगे लिख लेने से लोगों को, आप भी अपने आप को भी भ्रमित कर रहे हो और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हो।
अगर कोई चीज सीखना है तो हमेशा ऑथेंटिक वे में सीखो, चाहे वो कोई भी ज्ञान लेना हो, उसी से सीखो जिसको उसके उसके बारे में अच्छे से पता हो, और पता होने के अलावा उसका ज्ञान हो। जब हम लोग योग में कहा गया है, ज्ञान योग में बताया गया है कि एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे शिष्य की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो पहले बताया है कि गुरु की एलिजिबिलिटी वो होती है जिसको विषय का ज्ञान हो और उसका अनुभव हो, दोनों चीज, ज्ञान और अनुभव, ऐसे याद करो, ठीक। दूसरा शिष्य, जो सीखने वाला है, स्टूडेंट, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो पहला है समर्पण, दूसरा है सेवा, तीसरा है जिज्ञासा। ये तीनों जब तक नहीं होगी, एक स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो अभी किसी भी चीज को पढ़ना है तो आपको ये दोनों चीजें होनी चाहिए, गुरु भी वैसे ही चाहिए और पढ़ने वाला भी वैसे ही होना चाहिए, ठीक। अब मैं आपके अगर बुक के क्रम में जाऊं तो 10 आधारभूत सिद्धांत इसमें लिखे हुए हैं। इसमें पहला जो सिद्धांत लिखा हुआ है, जो मैं आपसे कह रहा था, यूनिटी ऑफ डिसीज, यूनिटी ऑफ क्योर। पेज नंबर 72। हाँ, द 10 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर क्योर। परफेक्ट। तो मैं इसी के हिसाब से चलता हूँ, आपकी बुक के हिसाब से चलता हूँ, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मैंने बताया था आपको, लुईस कोने ने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी थी यूनिटी ऑफ डिसीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर। यूनिटी ऑफ डिसीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर, इसी को हिंदी में कहा गया है सभी रोग एक, उनका कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक। मैंने जो कहा उसका हिंदी रूपांतर है ये, ठीक। अब इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही अनियमित जीवन शैली जीता है, कुछ भी खाता पीता है, कोई एक्सरसाइजेस नहीं करता, अच्छे से पानी वाटर इनटेक भी नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा नशा करता है, व्यसन में उलझा हुआ रहता है, ऐसी जीवन शैली के साथ उसके शरीर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर कहीं पर गंदगी आ रही है और उसकी नियमित अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही है, तो क्या होने वाला है? कचरा इकट्ठा हो जाने वाला है। तो अब कचरा इकट्ठा होने के स्थान क्या हो सकते हैं जहां से कचरा निकलता है? कहाँ से निकलता है? एक, नासिकाओं के रास्ते, मतलब लंग्स में कचरा जमा हो सकता है। दूसरा, त्वचा में कचरा जमा हो सकता है। तीसरा, किडनी के पास कचरा जमा हो सकता है। चौथा, हाथों में कचरा जमा हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति की जीवन शैली खराब है, भोजन शैली खराब है, नशा करता है, पानी ठीक से नहीं पीता, सोने उठने खाने का कोई समय नहीं है, तो उसके शरीर के अंदर का वर्किंग सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब और मेस पड़ा हुआ है। तो जब ये गंदगी शरीर में इकट्ठी हो जाएगी, तब वहां पर किसी भी व्यक्ति को असुविधा होगी या नहीं होगी? इस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे में बहुत सारा कचरा डाल दिया जाए तो क्या हम यहाँ सहजता से बैठ पाएंगे? क्या हम बैठ सकते हैं सहजता से? नहीं, यहाँ से तुरंत उठने का मन करेगा। तो अगर शरीर में गंदगी इकट्ठा हुई तो वो शरीर में अलग अलग सिम्टम्स पैदा करेगी। पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक से यूरिन नहीं हो रहा है, सांस आप ठीक से ले नहीं रहे हो क्योंकि कचरा जम गया है लंग्स में, तो सेल्स की कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की खत्म हो गई है, तो वो ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहा। ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर की होने वाली प्रक्रियाएं प्रतिदिन गिरते चली जाएंगी, सिस्टम की फंक्शनिंग प्रतिदिन गिरते चली जाएंगी, और एक दिन वो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाएगा। तो उस रोगग्रस्त हो जाने पर आप
क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक चिकित्सक के पास जाएंगे। चिकित्सक पूछेगा आपसे, कोई भी डॉक्टर कंसल्ट करता है तो पूछता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बोलते हो भूख नहीं लग रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है, जी में चला रहा है, शरीर भारी भारी लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो अभी चूंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा विश्वास औषधि सिस्टम पर ज्यादा है, तो सबसे पहले बीमार होने पर हम किसके पास जाएंगे? एक औषधि के जानकार के पास जाएंगे। तो औषधि के जानकार के पास इन सब का क्या उपचार होगा? वो बोलेगा अच्छा पेट साफ नहीं हो रहा है आपका, तो ये लीजिए, ये सिरप लीजिए, टेडलकोलेक सिरप है, इसका आप उपयोग करिए, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। ठीक। आपको भूख नहीं लग रही है तो ये लीजिए मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन वाला टॉनिक दे रहा हूँ, इससे आपके शरीर को पर्याप्त पोषण मिल जाएगा। भूख लगेगी कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, पर पोषण आपके शरीर को मिल जाएगा। ये मल्टीविटामिन ले लीजिए, ये प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। और आपको बुखार लग रहा है तो कृपया कर पैरासिटामोल का उपयोग कर लीजिए। और आपके शरीर में अगर ज्यादा बुखार आ रहा है तो ये एंटीबायोटिक भी ऐड कर लीजिए। एंटीबायोटिक खाने से पहले ये नियम है कि हमें खाना भी खाना पड़ेगा। ठीक है, खाना भी खाना पड़ेगा, और इसके अलावा एंटा एसिड भी खाना पड़ेगा। एसिडिटी की दवाई जो खाली पेट कंपलसरी होती है, मार्केट में बहुत बिकती है, सबसे ज्यादा सेलिंग प्रपोजिशन है उसका। तो वो कुल मिलाकर के आपको 5, 6, 7, 8 दवाइयों का एक झोला बना करके आपको दे देगा। अब आप तो बहुत खुश हो, आनंदित हो, बोले उपचार मिल गया, पेट साफ होने लगा। किससे? दवाई से। अब बुखार उतर गया। ठीक। अब शरीर में थोड़ी स्फूर्ति लग रही है, टॉनिक पी रहा हूं मैं। तो क्योंकि क्या हो रहा था, शरीर डाइजेशन नहीं कर रहा था ठीक से, तो डाइजेशन नहीं होने के कारण से जो पोषण निकलना चाहिए भोजन से वो नहीं हो पा रहा था। तो पोषण नहीं मिल पा रहा था तो वीकनेस भी लग रही थी। तो अब आपको एक्सटर्नली एब्जॉर्प्शन के मोड पे, क्योंकि ये सब लिक्विड्स होते हैं, तो लिक्विड्स ब्लड फ्लो में आते हैं तो तुरंत सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो अब उस व्यक्ति को थोड़ा सा बेहतर लगने लगा, पर उसने अपनी जीवन शैली में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि अब ये स्वस्थ हो गया है? क्या आपकी नजरों में ये स्वस्थ होने की व्याख्या में आएगा? नहीं ना। कुछ समय तक तो सब ठीक चलेगा, फिर 2, 4, 5 महीने बाद फिर वही सिम्टम्स। पेट साफ नहीं हो रहा है, शरीर भारी भारी लग रहा है, सिर में भारीपन है, बुखार आ गया है, सर्दी खांसी हो गई, कफ जम गया है, बहुत सारा निकल नहीं पा रहा है। इन सारे सिम्टम्स को के साथ वो अब की बार जाएगा, बोले कफ बहुत आ रहा है सर, सर्दी बहुत तेज हो गई है। तो बोले अच्छा, अब तो ये लंग वाला इशू आ गया आपका, तो आप क्या करेंगे? तो बोले अब तो थोड़ी हैवी एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ेगी। बोले और क्या करेंगे? बोले ये कफ है, इसको अपन सुखा देते हैं। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कफ। अब कफ क्यों बना? कफ इसलिए बना क्योंकि लंग्स में सिर्फ हवा का आदान प्रदान होता है, और हवा के आदान प्रदान होने के कारण से जो भी डस्ट हमारे अंदर जाता है, आपको लगता है डस्ट नहीं जाता होगा? बहुत हद तक तो नाक के बाल उसको रोक लेते हैं। नाक में बाल होते ही इसलिए ताकि वो डस्ट को वहां पर फिल्टर कर सके। तो बेसिकली हेयर्स आर द फिल्टर्स, तो वो रोक लेते हैं। पर फिर भी कुछ कुछ अंदर चले जाता है, और जाके वो कहाँ जमा होगा? कोई भी धूल का कण जाकर के कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा ना। अब कमरों में देखते हैं ना, किनारे किनारे में डस्ट जम जाती है, राइट और रॉन्ग? तो जब ये डस्ट जम जाती है एल्वोलाई में, एल्वोलाई क्या होता है? लंग का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो वहां अगर जम जाएगा तो अब शरीर उसको कैसे निकालेगा? ऐसा तो ठोकने वाला, वो गद्दा ठोकने वाली व्यवस्था तो नहीं है ना, कि पीछे से पीठ पर लकड़ी मार रहे हैं तो पूरा डस्ट बाहर आ रहा है। ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या ह्यूमन बॉडी का? नहीं है ना, कि लो गद्दा और मारो। तो ऐसे ठोक ठोक के भी नहीं निकाल सकते। तो बॉडी का सिस्टम क्या है? बॉडी बोलता है मैं बनाऊंगा कफ, म्यूकस, और उस म्यूकस में चिपकाऊंगा उस डस्ट को, और उस म्यूकस को आपके शरीर से बाहर निकलवाऊंगा। तो मेरा तरीका ठीक है कि नहीं है? पर आप दवाई लेके उस म्यूकस को ड्राई कर दोगे, मतलब म्यूकस जो बन रहा है
उसको आप ड्राई कर दोगे तो अब क्या होने वाला है, वैसे का वैसे वो वैसे का वैसे रहने वाला है। अब तात्कालिक रूप से फिर आप ठीक हो गए, तात्कालिक रूप से आप फिर ठीक हो गए, आपको लगा अब तो मैं ठीक हो गया, मैं तो 7 दिन का एंटीबायोटिक खाया, 15 दिन तक बहुत बीमार रहा, 15 दिन बाद लाइफ थोड़ी सी ठीक लगने लगी, क्यों, सिम्टम्स दब गए। टेम्परेरी इलाज हो गया। हाँ, अरे कहीं से बदबू आ रही है, कहीं पर कचरा है, बदबू आ रही है, तो मैंने वहां पर बहुत सारा स्प्रे कर दिया, तो क्या होने वाला है, कुछ देर के लिए वो बदबू रुक जाएगी, पर कारण खत्म हुआ है क्या, तो क्या थोड़ी देर बाद बदबू आएगी, आएगी या नहीं आएगी, 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 निश्चित रूप से आएगी। फिर बॉडी प्रतिकार करेगी कुछ दिन बाद, और बॉडी प्रतिकार करके उस कचरे को निकालने की कोशिश करेगी। फिर आपको भारी कंजेशन सा, भारी दिक्कत सा लगेगा, फिर आप एक चिकित्सक के पास जाओ, क्यों, आपको आपको सिर्फ इतना ही पता है कि जब मैं बीमार हूं तो मुझे औषधि से ही ठीक होना है, इसके अलावा आपको दूसरा विज्ञान ज्ञान नहीं है। एक सेकंड। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। तो इसलिए धीरे धीरे दवाइयाँ आपके शरीर के अंदर, हर बार जो शरीर प्रयास करता है उसको वो रोक देती हैं, और फाइनली एक दिन आपको एक्यूट डिसीज विल कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक डिसीज। अब आपको अस्थमा हो चुका है, अब आपको डायबिटीज है, अब आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कचरा जितना रहेगा तो ये सब बीमारियां तो बट नेचुरल है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो एलोपैथी साइंस बोलता है कि ऑल दीज डिजीजेस आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लोग जन्म से लेकर पैदा होते हैं। हाँ, हेरिडिटरी है। आप कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए कहता है कि मोटापा है, ठीक है, तो मोटापा बोले हेरिडिटरी रहा, बोले मेरे मदर को भी था, मेरे मदर के फादर को भी था, मेरे फादर के फादर को भी था। शुगर के लिए बोलते हैं, शुगर के लिए भी ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, समझने की कोशिश करें। जीन हर किसी में हर चीज के हैं, जीन हर किसी में हर चीज के हैं, बट वो जब डेवलप होते हैं जब आपकी जीवन शैली या शरीर वैसा उसको माहौल देता है। बीमारी, कैंसर के कीटाणु, कैंसर की जीन हो सकता है सबके शरीर में हो, पर वो जब तक नहीं पनपेंगे जब तक हमारा शरीर वैसा वातावरण नहीं देगा। जब हम बीमारी को समझेंगे तो बीमारी के होने के 3 कारण हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तो एक होस्ट मतलब कोई भी व्यक्ति, एजेंट मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एनवायरनमेंट वो कैसे वातावरण में रहता है। इन सब चीजों का असर से ही बीमारी होती है, समझेंगे बीमारी का फैक्टर, द ट्राइकॉजल फैक्टर ऑफ डिसीज। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इसमें देखा जाता है कि चूंकि उनकी जीवन शैली उपयुक्त नहीं थी तो उनको वो रोग हुआ, और उस रोग के साथ में उन्होंने नए जन्म में सहायक बने। बीमार तो थे ही, और नया जन्म हुआ तो वो, देखिए आफ्टर ऑल सब तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, सेल्स बन कहाँ, इनटू मल्टीपल सेल्स। ह्यूमन बॉडी फॉर्म कैसे होती है, एक स्पर्म और एक ओवा है तो एक एक, but now these two will multiply into many cells। यही तो अनगिनत सेल्स बनेंगे ना बॉडी में। तो इन 2 सेल्स में क्या क्वालिटी है उसी के आधार पे तो सब कुछ होगा। जैसे मैं सलाद बना रहा हूँ, तो सलाद बनाते हुए अगर एक खीरा कड़वा है तो पूरे सलाद का टेस्ट खराब करने वाला है ना, नहीं करेगा।
हीरा तो एक ही कड़वा है, उसके साथ मैंने गाजर भी डाला, टमाटर भी डाला, और भी चीजें डाली, पर एक हीरा क्या करने वाला है, पूरा खराब कर देगा। तो वैसे ही एक जीन जो कैरी कर रहा है, वो जीन कैरी करके दूसरे जीन से अटैच होता है, मल्टीपल सेल्स फॉर्म आते हैं, तो थोड़े थोड़े फैक्टर सब में रह जाते हैं, क्योंकि है तो वो उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर ऑल उन्हीं उसी सेल्स का तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो वो जीन्स तो वैसे ही रहने वाले हैं। तो जैसे ही ऐसा व्यक्ति बड़ा होता है और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाता है, फट से बीमारी पॉपअप हो जाती है। उसको लोग जेनेटिक समझते हैं। तो वो जेनेटिक ही है ना, बिकॉज एक व्यक्ति की गलती का असर, पूरे उसमें जैसे कुछ उदाहरण मैं देता हूँ आपको। आपने नाम सुना है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल का नाम सुना है? सिकलिंग बोलते हैं उसको आम भाषा में, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में साहू समाज में सबसे ज्यादा सिकलिंग पाई जाती है, साहू समाज में सबसे ज्यादा सिकलिंग पाई जाती है। सिकलिंग, हाँ ठीक, चलिए सिकलिंग को समझते हैं। सिकलिंग मतलब होता है जो नॉर्मली हमारा रक्त की कोशिका होती है, वो जो है एक सिलेंडर बाइकॉनकेव शेप में होता है, एक सिलेंडर शेप में होता है, तो उसको रक्त धमनी से निकलने में बड़ा आसानी रहता है, वो एक दूसरे से टकराते भी नहीं है, और निकल टकरा भी जाते हैं तो एक दूसरे से स्मूथली निकल जाते हैं, ठीक। पर सिकलिंग में क्या होता है, जो ब्लड का सेल है वो एक त्रिकोण के आकार का बन जाता है, सिकल बन जाता है। तो त्रिकोण होगा तो क्या होगा, उसके 3 कोने हैं, तो वो जहां से निकलेगा वो आसपास के सेल्स को रप्चर कर देगा। आप समझ लो कि मेरे पास ऐसा त्रिकोण है, और उस त्रिकोण में हर जगह पे एक खीला लगा हुआ है, और मैं बैलून के बीच से निकल रहा हूं, तो क्या होने वाला है, जहां जहां वो खीला टच करेगा हटेगा ना। तो यही चीज सिकलिंग में होती है। तो ये सिकल सेल है। तो ये कहा गया कि साहू समाज में क्यों हुआ ये, वो इसलिए हुआ कि उन्होंने बहुत क्लोज रिलेशनशिप में शादी करनी शुरू कर दी। तो क्लोज रिलेशनशिप्स में जब शादी होनी शुरू हो गई, तो द जेनेटिक्स कुड नॉट बी चेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज 2 लोगों को था, दो, अच्छा इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है कैरियर, और एक होता है जिसको बीमारी है, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। तो जो कैरियर होता है वो बीमारी लेके चल रहा है, पर उसको बीमारी का कोई प्रभाव नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो बस सिर्फ अपने साथ में वो बीमारी लेके चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति किसी और सामान्य व्यक्ति से उसका विवाह हो गया मान लीजिए, तो चूंकि वो कैरियर है, तो तीसरे आने वाले नए जन्म में हो सकता है कि वो डोमिनेंट बन के आए, हो सकता है वो रिसेसिव बन के आए। कई लोग थैलेसेमिक होते हैं, अब मैं बताऊंगा नहीं, हमारे क्लास में एक है ऐसे व्यक्ति जिनको थैलेसीमिया है, मुझे पता है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता, बट इसलिए उनको बहुत सारी समस्याएं होती है। थैलेसीमिया अगेन एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है, यहाँ पर ब्लड का जो आकार है, शेप है, वो चेंज हो जाता है, और उसके कारण से सेल्स टूटने लगते हैं और शरीर में खून की कमी होती है। तो ये लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते। क्योंकि सांस क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि ब्लड में क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अटैच करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। और जब आपके शरीर में आरबीसी ही नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहता है, अब लाल रक्त कोशिका के अंदर में रहता है। तो अब लाल रक्त कोशिका ही कम है तो आरबीसी भी नहीं है, आरबीसी भी नहीं है तो ऑक्सीजन फ्लो हो नहीं सकता, इसलिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो इतनी सारी बातों को बताने के बाद आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि बीमारी का कारण कहाँ शुरू हुआ, उस गंदगी से शुरू हुआ, और वो कहाँ पहुंच गया, वो क्रॉनिक डिसीज में पहुंच गया। तो इसलिए अगर मैंने सही समय पर, अब शरीर की गंदगी को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने शरीर की गंदगी को निकालने के लिए वाटर ड्रिंकिंग, एनिमा, पेट की सफाई की, उपवास कराया। तो शरीर क्या हुआ, शरीर 2-4 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो शरीर के साथ ऐसा है ना कि वो खाली बिल्कुल नहीं रह सकता, उसको हमेशा काम चाहिए, वो जिन है, उसको हमेशा काम चाहिए, वो जिन है, उसको कोई और रेगुलेट कर रहा है।
ईश्वर है जो आपके शरीर के अंदर के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। अरे कोई तो होगा ना, इतने बड़े सिस्टम को कैसे चलेगा? अगर आप यहाँ इस हॉस्पिटल में प्रवेश करेंगे, सब अपने अपने स्थान पे काम कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, बट कोई तो होगा ना जो सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा होगा। कहाँ पर क्या होना है, अभी यहाँ इस जगह पे अभी 4 क्लासेस हो रही है हमारी, तो सब जगह अपने अपनी क्लासेस हो रही है, सब अब बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, कहीं क्लास हो रही है, 5 बजे अपनी एक क्लास होगी, तो क्या होने वाला है? कोई व्यक्ति है ना उसको ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं से बैठ करके सारा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। अपने आप हो जाएगा क्या? अपने आप नहीं हो सकता। वैसे शरीर के अंदर भी चीजें अपने आप नहीं होती है, वो ईश्वर है, वो संभाल रहा होता है। तो ईश्वर है सुपर पावर, उसको कर्म करना अच्छा लगता है, उसने मनुष्य को हमेशा कर्म की तरफ प्रेरित किया है। तो जैसे ही देखा कि खाना नहीं आ रहा है, तो खाना बहुत बड़ा काम है, तो खाना चूंकि बहुत बड़ा काम है और उसको डाइजेशन नहीं करना है उस दिन, तो वो पूरी शरीर की एनर्जी को लगा देगा शरीर में, जहां जहां गंदगी पड़ी है, मेंटेनेंस पड़ा है, चलो हटाओ इसको, ये कचरा हमारे लिए नुकसानदायक है, इस फटाफट यहाँ से हटाया जाए। इसी को बोलते हैं हीलिंग और रिपेयर मैकेनिज्म। तो इसलिए उपवास करने से, प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार लेने से शरीर की गंदगी मुक्त हो जाती है। तो जब तक अगर शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना ही रोग का कारण है, तो जब तक हम शरीर को गंदगी से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वो रोग ठीक नहीं हो सकता। जैसे मैं 7 डे का डिटॉक्स लेती थी, वो लेने के बाद शरीर में अजीब 7 डेज में बड़ा अबनॉर्मल लगती थी बॉडी में, लग सकता है कुछ अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है। 8वें दिन फिर अच्छा लगने लगता था, जब पूरा मेरा डिटॉक्स कंप्लीट हो रहा था। तो सर वो इसीलिए होता है कि जो वो प्रोसेस चल रहा होता है मेरी बॉडी में, गंदगी निकल रही है ना। कल मैंने आपको बताया था हेनरी लेंडार्ट जी के बारे में, और एक वर्ड यूज किया था मैंने, क्यूरेटिव क्राइसिस। क्यूरेटिव क्राइसिस है ना। तो क्यूरेटिव क्राइसिस क्या है कि जब गंदगी निकल रही है तो उस समय तो असुविधा होगी ना बॉडी को, क्योंकि अभी सब चीजें निकल रही हैं। पर जब गंदगी 7 दिन बाद निकल जाए, उसके बाद कैसा लगता है? एकदम लाइट, एकदम अच्छा, और पूरा क्यों सोने का मन। हाँ ये देखो, ये एक नींद आने लगती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं इलाज लिया, मेरी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, मुझे नींद आने लगेगी, क्योंकि बॉडी सबसे ज्यादा हीलिंग मैकेनिज्म कहाँ करता है? जब आप सोते हो। तो वो क्या कर रहा है नेचुरोपैथी, जैसे ही आपने गंदगी निकालना शुरू किया, तो बॉडी ने अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। क्या प्रक्रिया स्टार्ट कर दी? बोला इसको रेस्ट मोड पे डालो। जैसे ये रेस्ट मोड पे जाएगा, मैं अपना हीलिंग का प्रोसेस करूंगा, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो पूरी एनर्जी उसमें लगेगी। अगर ये फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रहा तो कैसे होगा, हो पाएगा कि डिटॉक्स पूरा? डिटॉक्स करते हैं पर उस दिन अपने ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए जो एक्सर्शनल है। इसको हम आने वाले दिनों में समझेंगे कि एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए आइडियल कैसा होना चाहिए। और हम लोग, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को बोलूं 7 दिन तो आराम कर ले, तो वो उसके लिए संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट गिवन सर्कमस्टेंसेस व्हाट बेस्ट कैन बी डन। एट गिवन सर्कमस्टेंसेस व्हाट बेस्ट कैन बी डन इज द लाइन ऑफ एक्शन। आप बोले नहीं मेरे को तो दिन भर अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करनी है, मैं दौड़ने भी जाऊंगी, अपना योगा भी करूंगी, और दिन भर में जो घर का काम करना है वो भी करूंगी, उधर शरीर का कचरा भी निकल रहा है, तो कैसे होगा? बट आप चूंकि करना चाहते तो हम बोले ठीक है भाई करिए। हमें पता है बॉडी को, सिस्टम को रेस्ट में डालने की जरूरत है, पर समय का अभाव है। एक बंद पड़ी नाली, एक बंद पड़ी नाली सालों से बंद पड़ी है, मान लो उसको अपन खोल दिए तो क्या होने वाला है? बहुत दुर्गंध आएगी पहले तो, और उस कचरे को निकालने में टाइम लगेगा ना। और जब कचरा निकल जाएगा, जब तक कचरा निकल रहा है तब भी बदबू आती रहेगी, कचरा निकल के बाहर इकट्ठा होगा तो भी बदबू आती रहेगी। फिर कुछ दिनों बाद वो कचरा वहां से हट जाएगा, वहां पानी डालने से वो एरिया से साफ हो जाएगा। अब क्या वहां से बदबू आएगी? अब वो गंदगी तो पूरी साफ हो गई, राइट। तो इसलिए जब जब हम उपचार करेंगे तब तब शरीर क्यूरेटिव क्राइसिस में जाएगा। और क्यूरेटिव क्राइसिस का मतलब ही यही है कि गंदगी निकलेगी तो थोड़ी असुविधा तो होगी। आप घर में झाड़ू पोछा लगाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा तो असुविधा होगी। इसी लगता था मुझे आपसे बात भी करना होती थी, वो 7 डेज कराने का मुझे इतना अनईजी हो रहा था।
और 7 दिनों के बाद अगले दिन बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली तो जब साफ हो गई तो अब पूरी बॉडी साफ हो गई तो अब कैसा लगने वाला है? एकदम एक्सीलेंट लगने वाला है, मजा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है। अब यहाँ से 6 महीने आपकी बॉडी एकदम स्मूथ चलेगी। और अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो 1 साल भी अच्छी चलेगी। पर हर साल में एक बार बॉडी को क्लीनिंग सर्विसिंग करा देना चाहिए। अपनी गाड़ियों को भी अपन समय समय पर, बॉडी को अब एक मशीन समझो, बॉडी मशीन समझो मत है, है और उसको एकदम याद रखना चाहिए हमेशा। हाँ, कि मशीन मशीन को समय समय पर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी ही। डाइट को फॉलो करना हम्म। है, और मेरे को सफाई की डाइट लेना जरूरी है। क्योंकि उपचार के लिए जरूरी है ना, उपचार के लिए जरूरी है। इसलिए नेचुरोपैथी के अलावा कोई भी सिस्टम क्योर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी सिस्टम क्योर करता है, बाकी सब सप्रेस करते हैं। क्योर और सप्रेशन में अंतर समझ में आया? तो नेचुरोपैथी क्योर कैसे करता है? नेचुरोपैथी क्योर तभी करता है क्योंकि वो सारी गंदगी को मुक्त कर देता है। तो अब आप जब गंदगी ही नहीं रही तो प्रॉब्लम क्यों होने वाली है आपके शरीर में? इसलिए पहला सिद्धांत समझ में आया, सभी रोग एक, कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक। ठीक है, दूसरा सिद्धांत लेते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है? दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए हम एलोपैथी चिकित्सा के सिद्धांत में चलते हैं। विल गो टू एलोपैथी सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिसीज। तो एलोपैथी में कंसेप्ट ऑफ डिसीज जो है वो ऐसी कही गई है, द प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बीमारी का प्रमुख कारण कीटाणु है, ऐसा एलोपैथी साइंस का सिद्धांत कहता है। राइट। और दूसरी तरह की बीमारियां तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें तो कीटाणु का रोल है नहीं। अब डायबिटीज में कीटाणु का रोल तो है नहीं, हाइपरटेंशन में कीटाणु का रोल नहीं है, आर्थराइटिस में कीटाणु का रोल है कुछ हद तक। कुछ तरह के आर्थराइटिस में इन्फेक्शन के बाद ही वो होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो होता है। तो कैंसर है, इसमें कौन सा कीटाणु है? कैंसर में तो कोई कीटाणु नहीं है, तो ये तो सब सेल्स के एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो उनके डिवीजन ऑफ डिसीज दो ही है, एक जो कीटाणु से होते हैं और एक जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक वर्ड का मतलब होता है कि जिस चीज का कारण समझ में ना आए उसको वो लोग इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसका कारण अननोन है। तो जैसे वो कहते हैं कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, तो वो लिखते हैं इट इज इडियोपैथिक इन नेचर। दो तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। तो जो असेंशियल हाइपरटेंशन होता है, मान लीजिए आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या आपके शरीर में किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको, कई लोगों की जैसे किडनी डिफेक्टिव है या लिवर में डिफेक्ट है बचपन से, तो ऐसी स्थिति में उनको बचपन से ही ब्लड प्रेशर रहेगा, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने वाला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर रेगुलेट होने वाले जो सब्सटेंस हैं वो बनेंगे ही नहीं। दूसरा होता है कि जो व्यक्ति बहुत तनाव ले रहा है, रात भर जाग रहा है, उसके सोने उठने खाने पीने का कोई समय नहीं है, सारे तरह के नशे करता है, कुछ समय बाद उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे ब्लड प्रेशर को वो बोलते हैं कि इसका कारण हमें नहीं पता, हमारे कारण पता नहीं है, इसमें इसमें कारण पता करने की। योग भी तो कह रहे हैं ना कि कारण तो मन ही है। योग में क्या बताया गया? आदि और व्याधि के बारे में बताया गया। आदि मीन्स सीड, द सीड which will develop into व्याधि, and seed develops always in the mind। तो जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस हैं, जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, उसके लिए योग में क्या कहा गया कि इसका प्रमुख कारण मन है, और उसको हमारा मेडिकल भाषा में कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिसीजेस। साइको मीन्स माइंड और सोमैटिक मीन्स सेल। तो जिसका कारण मन है और असर शरीर पे हो रहा है। तो जब ये कह रहे हैं इफ सेट सो, अब वो कह रहे हैं कि रोग का कारण कीटाणु है, इसलिए मेरा इलाज भी एंटीबायोटिक ही होगा।
राइट हो ना? जब मेरे हिसाब से बीमारी कीटाणु ही है तो मेरा इलाज भी उसको मारने का, कीटाणु को मारने के लिए मैं केमिकल्स यूज करूंगा। जैसे खेती करता है कोई आदमी, तो खेत में पतवार उग जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स यूज करके क्या करते हैं? उसको, कीटाणु को मार देते हैं। पर वो फर्टिलाइजर कहाँ चले जाते हैं? अनाज के अंदर ही। और फिर वो अनाज कौन खाता है? और उसके बाद आप बोलते हो आप स्वस्थ रहोगे। आप बोलोगे फर्टिलाइजर से इतना सारा केमिकल मेरे अंदर गया, मैं पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। अब हम लोग क्या कह रहे हैं? रोग के कारण कीटाणु नहीं, बल्कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जर्म्स आर द सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज। जर्म्स आर द सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज का मतलब जब शरीर में गंदगी इकट्ठा होगी तब ही कीटाणु आएंगे, नहीं तो कीटाणु आ ही नहीं सकते। इस बात को एलोपैथी चिकित्सा सिद्धांत बाहर पे मानता है, शरीर के अंदर नहीं मानता है। वो कहते हैं जहां पानी गंदा इकट्ठा होता है वहां पर मलेरिया के और डेंगू के मच्छर आते हैं। वाह, अद्भुत, कितनी अच्छी ज्ञानवर्धक बात है। तो वो कहते हैं जहाँ गंदगी होते हैं वहां कीटाणु आएंगे। हम भी बचपन से देखे कि जहाँ खाने को खुला छोड़ दिया या ऐसे उसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा है या मीठी चीज है तो मक्खी चींटी वहां आएगी। उनको दूर तक खुशबू आ जाएगी, मक्खी कहीं बैठी होगी, यहाँ से कोसों दूर बैठी होगी, उसको पता चल जाएगा सेठ जी के यहाँ बढ़िया बन रहा है, तो वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? मक्खी भिनभिनाएगी कि नहीं भिनभिनाएगी? फल पे भी तो मक्खी भिनभिनाती है, पर फल के साथ विशेषता क्या है? भैया धो लो, छिलका निकाल लो, अंदर में तो मक्खी नहीं गई ना, अंदर में तो कीटाणु नहीं गए। पर खाने की वस्तु जिस मिठाई में मक्खी बैठी हो, अब मक्खी पता नहीं गंदगी से ही बैठ के आती है, वो उसको मजा वहीं आता है मक्खी को। ऐसे लोग मुझे सबने बोलते थे छुआ दी हमको क्लास में। नहीं तो हर जगह नहीं, कई लोग तो इसलिए अब तो जितने आधुनिक शॉप हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रॉपर कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, चारों तरफ से पैक्ड होता है। वो स्टील के कंटेनर्स, ग्लास युक्त रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स यूज करते हैं मिठाई को स्टोर करने के लिए। और जब आप मांगते हैं तब वो ऐसा धीरे से कांच को सरकाते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, देते हैं और फिर उसको वापस वैसे ही रख देते हैं, ऐसा ना। और पहले के समय तो नहीं था ना सिस्टम इतना, आधुनिकता के दौर में ये सारी चीजें आ गई। तो वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि जब शरीर में गंदगी इकट्ठा हो जाएगी तो बीमारी के कीटाणु आएंगे ही, क्योंकि गंदगी हमेशा कीटाणु का भोजन है। तो इसलिए आप भी निर्णय ले लो भाई कि शरीर में बीमारी का कारण कीटाणु है या गंदगी है, आप ही बताओ मुझे। अब मैं अगर इलाज के रूप में सिर्फ और सिर्फ उस कीटाणु को मारूं तो अद्भुत अद्भुत इलाज कर रहा हूं मैं। हाँ तो कीटाणु तो फिर आएंगे। गंदगी तो नहीं पड़ी कुछ दिन मैंने कीटाणु को मार दिया, जितनी मक्खी भिनभिना रही थी मैंने लिया और उसे पट पट मार दिया, मिठाई वैसी की वैसी। तो फिर तो थोड़ी देर बाद आएंगे ना कीटाणु फिर से। तो क्या ये इलाज अद्भुत होगा, उपयुक्त होगा, क्या पूर्ण होगा? तो जवाब है नहीं, पूर्ण नहीं हो सकता। और यही कारण है, आप अगर मुझसे पूछोगे ना कि सर ये दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं इतनी दवाई गोली लिख रहे हैं तो वो गलत है क्या, फिर इतनी दवाइयां क्यों बिकेगी मार्केट में, वो सब गलत है क्या? उसके पीछे कारण है कि दो चीजें हैं। मनुष्य के पास धैर्य नहीं है, वो तकलीफ को सहन नहीं कर पाता, और गलतियां किया है तो तकलीफ तो होगी। कर्म का सिद्धांत क्या है? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो गलती किया है तो बाद में उसका रिएक्शन तो होगा। अब उस रिएक्शन को भुगतना नहीं चाहता, उससे वो शॉर्टकट में बाहर आना चाहता है। तो शॉर्टकट, जैसे कहा गया ना, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लाइफ में बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं है। द बेस्ट वे टू गो फास्ट इज टू गो स्लो। The best way to go fast is to go slow. The best
the fastest way to reach your destination is to go slow. It applies to anything and everything. When the fastest way to reach your destination is going slow, हम हड़बड़ी में हैं और हड़बड़ी में हम लोग कीटाणु को मारने वाली केमिकल्स खा लेते हैं। अब ये बताइए, जो केमिकल्स आए हैं ये भी तो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है ना, है क्या? तो शरीर इसको भी तो निकालेगी कि नहीं निकालेगी? अब शरीर के पास दो काम हो गया। गंदगी साफ करना प्लस एक केमिकल भी हाँ, ये आपने कीटाणु को मारने वाली जो काम किया है वो तो करना ही है, उसके कारण से जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जितने कीटाणु वहीं मरेंगे वो कचरा वहीं इकट्ठा होने वाला है, तो कचरा फिर वहीं इकट्ठा हो गया और वो केमिकल भी आपने वहीं इकट्ठा करवा दिया। अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं? कोई रास्ता नहीं। फिर बोलेंगे अरे सर वो तो अपने पास दवाइयां है ना, पेट साफ हो जाएगा, लंग्स के कफ निकल जाएंगे। कर लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए, केमिकल तो फिर भी आएगा। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर लीवर का रोग हो जाए तो लीवर के रोग के लिए टिल नाउ, टिल डेट, देयर इज नो एलोपैथी मेडिसिन। रीजन, लिवर ट्रांसप्लांट जो करते हैं वो मेडिसिन का है, ट्रीटमेंट वो तो ट्रीटमेंट है, वो भी सक्सेसफुल नहीं होता। 50 लाख रुपए लगता है लीवर ट्रांसप्लांट में, 50 लाख का कॉस्ट है, कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे? वो भी सक्सेसफुल नहीं होता। उसके पीछे रीजन है कि जो लीवर है आपके शरीर का डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। वो जितने भी केमिकल्स आपके शरीर में आते हैं वो लीवर ही साफ करता है। कौन साफ करता है? द लीवर। और मान लीजिए अगर लीवर ही बीमार पड़ गया तो कोई भी एलोपैथी मेडिसिन कैसे दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि केमिकल है। तो डॉक्टर को ही पता है क्योंकि ये केमिकल है और बॉडी इसको क्लीन नहीं कर सकता क्योंकि लीवर ही काम नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो मेडिसिन। अब आपको समझ में आ रहा है कि व्हाई इट इज नॉट यूज्ड? इसलिए सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनी हुई है लीवर के लिए। लीफ 52 सिरप, सबसे फेमस लीफ 52 चलता है, टॉनिक सिरप, और लीवर के नाम से लिवोफैट, लिवोसिन, अलग अलग जो आयुर्वेदिक कंपनीज है वो बनाती है। हिमालय बनाती है, अलार्सन बनाता है, चरक बनाता है। आयुर्वेद में जितने भी ब्रांड्स हैं, डाबर और ये सब, ये लोग बनाते हैं। तो एलोपैथी क्यों नहीं बना पाया? वो क्यों पिछड़ गया? सोचो, वो इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। वो केमिकल डाल तो देगा पर फिर वो वहां पर तो केमिकल लोड हो जाएगा। तो गिवन सो नेचुरोपैथी सेज कि बीमारी का कारण गंदगी का इकट्ठा होना है, कीटाणु नहीं। तो आप गंदगी हटा देंगे तो कीटाणु स्वतः वहां से साफ हो जाएंगे। जिस स्थान को साफ सुथरा रखेंगे वहां से कीटाणु अपने आप हट जाएंगे। इसलिए सही सिद्धांत ये होगा कि हम शरीर को कीटाणु को मुक्त करने के लिए हम गंदगी को दूर करें। हाँ, कई नेचुरोपैथी डॉक्टर्स इस बात को मानते नहीं है। जब हम इस सेक्शन को समझेंगे तो हम इस चीज को समझ लेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करता है। ठीक है ना, ये सेक्शन भी आएगा कि वैक्सीन कैसे काम करता है। वैक्सीन आपको होमवर्क देता हूँ एक छोटा सा कि वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है। किसी भी वैक्सीन में उस लिक्विड में या इंजेक्शन में क्या होता है, उसके अंदर वो क्या डालते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दैट, ये आपका होमवर्क है, पता करिए। जब आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें उसकी जरूरत है। वैक्सीन में बेसिकली कीटाणु ही होते हैं। हाँ, तो अब वो क्या करता है वैक्सीन? वैक्सीन जब हम डालते हैं तो बॉडी उस कीटाणु के खिलाफ, वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल कीटाणु रहता है, तो बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेता है? एंटीबॉडी। तो अब हाई प्रोफाइल कीटाणु आ भी जाए तो बॉडी के पास पहले से ही, तो किसने बनाया एंटीबॉडी? बाहर से आया कि बॉडी ने बनाया? तो बॉडी तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में वैसे ही बनाते रहती है। स्वस्थ रहेगी तो उसको कीटाणु तो अंदर घुसने नहीं देगी ना। उसके लाइन ऑफ एक्शन बहुत सुपर्ब है। अब जब आप ब्लड बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म देखोगे
तो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म आपको लगेगी कि स्किन से लेकर ब्लड से लेकर इतने लेवल पर डिफेंस है कि कोई भी कीटाणु आसानी से पहुंच ही नहीं सकता, फिर भी पहुंच गया मतलब लूप होल्स हैं। जैसे सिक्योरिटी होती है ना, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इन लोगों में सुपर सिक्योरिटी होती है, फिर भी कोई इसको ट्रेस पार करके पहुंच गया मतलब कोई ना कोई लूप होल है। नहीं तो कोई पहुंच सकता है क्या ऐसे? बहुत सारे लेवल्स पे चेक होता है। बॉडी के इतने लेवल्स हैं, हाँ, इतने लेवल्स हैं, उसको क्रॉस करना मुश्किल है। ब्रेन तक में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्रेन तक पहुंचने नहीं दिया जाता कीटाणु को, वहां पर अलग एक बैरियर बैठा हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, वहां पर बैरियर्स बैठे हुए हैं। तो सेट, सो मैं आज के इस डिस्कशन को यहीं पर एंड करता हूँ और टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई क्वेश्चंस है ऑनलाइन जो है उनको? कोई क्वेश्चंस? नहीं सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। उनको offline